हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमने हिंदू मैरिज एक्ट का 13 सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छे से और डिटेल में हमने सेक्शन नंबर 13 को किया है और उससे प्रीवियस लेक्चर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज 13 सेक्शंस तो यू मे गो टू द वीडियो एंड वॉच दोज, योर डाउट्स वुड बी क्लियर। ठीक है, तो टुडे विल बी डूइंग सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 15. Section number 14 and 15 are very easy sections. These sections won't take long time. ठीक है, आई थिंक विद इन 15 to 20 minutes द लेक्चर वुड बी ओवर. तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है आज के भी लेक्चर को. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो एक बार हम वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, अपना वाइट बोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं. देखो क्या कर रहे हैं हम, सेक्शन नंबर 14. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. सेक्शन नंबर 14 करेंगे एंड सेक्शन नंबर 15 करेंगे. तो सेक्शन नंबर 14 क्या है? सेक्शन नंबर 14 कहता है, सेक्शन नंबर 14 है ना आपका, जो इसका कनेक्शन है सेक्शन नंबर 13 से. क्या कनेक्शन है सेक्शन नंबर 13 से? कि जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो रही है ना, जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो रही है वो कब फाइल होएगी, ये टाइम बताता है. ये सेक्शन नंबर 14 है ना, हमें डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का टाइम बताता है. देखो आज आज क्या है, आज क्या डेट है? आज है 21 नवंबर 2025. ठीक है, अब किसी भी पार्टी की मैरिज होती है, कब मैरिज होती है? सपोज करो आज ही मैरिज हो गई. ठीक है, और उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक दूसरे के साथ रहते हुए, उनको सिर्फ मान लो 10 दिन ही हुए हैं या 15 दिन ही हुए हैं या फिर जस्ट 1 वीक ही हुआ है. ठीक है, एंड उनका जो आपस में एडजस्टमेंट है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो ऐसा है कि भाई उन्हें नहीं लगता कि भाई वो आगे मैरिज में प्रोसीड कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं. तो उन्हें क्या लगता है कि भाई हम अपना जो है मैरिज का पीरियड है वो हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं. ठीक है, ये डिवोर्स पिटीशन जो है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने बताया कि ये कनेक्टेड है किससे, आपका सेक्शन नंबर 13 से. तो ये कौन सा है? ये जो म्यूचुअल कंसेंट वाला सेक्शन हमने पढ़ा था ना, कि भाई म्यूचुअल कंसेंट से जब पार्टी दे कम टू द कोर्ट टू टेक द डिक्री ऑफ डिवोर्स, लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था, उससे रिलेटेड है. जब उनको म्यूचुअली पिटीशन फाइल करनी है, देखो कोई भी पार्टी अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका लेट्स से किसी भी रीज़न की वजह से रिलेशनशिप एक्सटेंड नहीं हो पाता है. आज मैरिज हुई, सपोज करो कि कल ऐसा कुछ हो गया कि उन्हें लगता ही नहीं है कि, मान लो हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हो गया, वाइफ ने ऐसा किया कि भाई हस्बैंड को नहीं लगता कि भाई वो अपनी वाइफ के साथ रह सकता है, तो ही कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1. ठीक है, अगर वाइफ को ऐसा लगता है कि भाई हस्बैंड ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती, तो शी कैन ऑल्सो फाइल द पिटीशन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एज वेल एज अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जो भी ग्राउंड उसको इन दोनों सेक्शन में बेस्ट सुटेबल लगता है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी हुआ है उसके साथ. ठीक है, अब जो हमारा अब ये जो है ना 1 ईयर का जो पिटीशन है, 1 ईयर का जो टाइम दे रही है कोर्ट. देखो मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इस सेक्शन को. क्या पढ़ रहे हैं हम? सेक्शन नंबर 14 पढ़ रहे हैं. मैंने क्या बताया, सेक्शन नंबर 14 का सेक्शन नंबर 13 के साथ कनेक्शन बताया. क्या कनेक्शन बताया? कि जो भी डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी है ना, वो कब करनी है. देखो एक तो केस है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटली डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. वो मैरिज के 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कभी भी वो डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. ठीक है, अच्छा हमने एक सेक्शन पढ़ा था 13B विच वॉज अबाउट म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स. ठीक है, अगर पार्टीज म्यूचुअली अग्री कर रही हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो क्या वो फाइल कर सकते हैं डिवोर्स पिटीशन? डिवोर्स पिटीशन तो फाइल कर सकती हैं, बट सपोज करो आज उनकी मैरिज हुई है और उन्हें कल ही आना है कोर्ट में, तो इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. उन्हें एटलीस्ट 1 ईयर तक वेट करना पड़ेगा टू फाइल अ जॉइंट पिटीशन टू सीक द डिक्री ऑफ डिवोर्स. कितना पीरियड दिया हुआ है?
1 ईयर का। जो हमारा सेक्शन नंबर 14 है ना, ये यही बताता है कि डिवोर्स पिटीशन म्यूचुअली और जॉइंटली कब फाइल होगी, जब मैरिज का एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो इलैप्स हो गया है। विद इन 1 ईयर कोई पिटीशन फाइल नहीं होगी। एक एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में करेंगे, बट अभी इसका जो मेजर रूल है वो यही है कि 1 ईयर तक कोई भी पिटीशन डिवोर्स की जॉइंटली फाइल नहीं कर सकती पार्टी। ठीक है, अब 1 ईयर का पीरियड क्यों भाई? क्या ये कोई बाउंडेशन है पार्टी इसके ऊपर? नहीं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। इसे हम कहते हैं मैरिज का फेयर ट्रायल रूल। सेक्शन नंबर 14 किस नाम से फेमस है? फेयर ट्रायल रूल। कि भाई पार्टीज को, हस्बैंड एंड वाइफ को, दे हैव टू गिव टाइम ऑफ 1 ईयर टू ईच अदर बिफोर फाइलिंग एनी काइंड ऑफ पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज को उन्हें फेयर ट्रायल देना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ है तो नए पर्सन है, इसका जो है ओपिनियन कुछ और होगा, इसका ओपिनियन कुछ और होगा, इसका लाइफस्टाइल कुछ और होगा, इसका लाइफस्टाइल कुछ और होगा। जब दो डिफरेंट पर्सन एक साथ रहते हैं, एक मैरिज के रिलेशनशिप में वो बंधे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता ही है कि इनिशियली ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में, क्योंकि हस्बैंड को वाइफ के ट्रेट्स नहीं पता, वाइफ को हस्बैंड के ट्रेट्स नहीं पता, तो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को एक इमोशन का जो बॉन्ड है उसे फ्रेम होने में टाइम लगता है। तो ये जो फेयर ट्रायल रूल है ना, ये यही कहता है कि वो टाइम आप लो। कितना टाइम लो आप? 1 ईयर तक टाइम दो एक दूसरे को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इनिशियली जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते ना, तो हमारे अंदर क्या होता है? हीट ऑफ पैशन होता है, एंगर होता है। ठीक है, तो उस एंगर में, उस हीट ऑफ पैशन में हम कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने हीट ऑफ पैशन में क्या डिसीज़न ले लिया, या फिर एंगर में क्या डिसीज़न हमने ले लिया। हमने लिया कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं इस आदमी के साथ, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तो हमने वो डिसीज़न कैसे लिया? हीट ऑफ पैशन में ही तो लिया। ठीक है ना। तो कोर्ट का ये कहना है, और हमारे लेजिस्लेचर का भी यही कहना है कि भाई आप अपनी मैरिज को 1 ईयर का फेयर ट्रायल दो। ठीक है, अगर उस 1 ईयर के पीरियड में भी आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो एक दूसरे के साथ, देन द कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू कैन कम बिफोर द कोर्ट एंड फाइल अ पिटीशन फॉर डिवोर्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ योर मैरिज। ओके, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। अच्छा, अब कुछ ऐसा हो जाए कि हस्बैंड एंड वाइफ तो भाई 1 ईयर का वेट कर ही नहीं सकते हैं, दे कांट वेट फॉर 1 ईयर। ऐसा हुआ है किस केस में? जब एक्सेप्शनल हार्डशिप तो हो किसको? पेटिशनर को। और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हो किसको? किसके पार्ट पे? रेस्पोंडेंट के पार्ट पे। सिर्फ इन्हीं 2 केसेस में कोर्ट जो है पिटीशन अलाउ करेगी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बिफोर 1 ईयर। अगर इस तरह की सिचुएशन है, अगर इस तरह की कंडीशन मीट हो रही है, देन ओनली द पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज विल बी अलाउड बिफोर 1 ईयर। अदरवाइज parties have to wait and give a fair trial to their marriage up to the period of 1 year. ठीक है, एक्सेप्शनल हार्डशिप क्या होती है, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी क्या होती है, वो भी हम समझेंगे क्या होता है। अच्छा, अब देखो, मान लो एक हस्बैंड एंड वाइफ है, एक पार्टी ने, इनमें से किसी भी एक पार्टी ने क्या किया है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया है? मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है। किसी भी एक पार्टी ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है।
तो क्या वो पार्टी, मान लो हस्बैंड ने किया है, क्या हस्बैंड अपनी वाइफ को कह सकता है कि भाई नहीं 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 अभी से मत फाइल करो डिवोर्स का केस, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फेयर ट्रायल देना पड़ेगा मैरिज को, एंड यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। ठीक है। अब मान लो दूसरा मैट्रिमोनियल ऑफेंस क्या क्या हो सकते हैं, अडल्ट्री, मान लो अडल्ट्री करी है, और अडल्ट्री कैसे हुई है, विद इन फोर्टनाइट ही हो गया, विद इन 14 डेज ही इनके बीच में क्या हो गया है, हस्बैंड ने मान लो अडल्ट्री कर दी है, तो क्या ये वाइफ को बोलेगा कि भाई नहीं 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 यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट कितना पीरियड, 11 मंथ्स एंड 15 डेज, क्योंकि फोर्टनाइट तो वो साथ रही है ना, फोर्टनाइट तक तो वो साथ रही है, कि भाई इतने पीरियड में वाइफ को क्या पता चला कि भाई हस्बैंड ने अडल्ट्री कमिट कर दी एंड शी इज गोइंग टू द कोर्ट फॉर फाइलिंग द डिवोर्स, बट हस्बैंड इज सेइंग नो यू हैव टू गिव द फेयर ट्रायल टू द मैरिज एंड यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, देन ओनली यू कैन फाइल द पिटिशन फॉर डिवोर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, अगर पार्टी अपने पार्ट पर किसी भी पार्टी ने फॉल्ट किया है तो वो नहीं कह सकती है कि भाई दूसरी पार्टी को कि भाई आपने क्या करना है, 1 ईयर का टाइम जो है देना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये है प्रोविज़ो है इसका, ये जो हमारा एक्सेप्शनल डिप्रेविटी और हमने एक्सेप्शनल हार्डशिप किया था, ये हमारा क्या था, प्रोविज़ो था, यानी कि एक्सेप्शन था इसका। सेक्शन नंबर 14 का क्या एक्सेप्शन था, सेक्शन नंबर 14 कहता है 1 ईयर का टाइम दो, इसका प्रोविज़ो क्या कहता है कि बिफोर 1 ईयर से भी, 1 ईयर से बिफोर भी पिटीशन फाइल हो सकती है, इन विच केस एक्सेप्शनल हार्डशिप हो पिटिशनर को और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हो किसके पार्ट पे, रेस्पोंडेंट के पार्ट पे। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर कोर्ट ने पिटीशन अलाउ करी है बिफोर 1 ईयर, किन किन ग्राउंड्स पर, इन ग्राउंड्स पर, तो कोर्ट का फोरमोस्ट कंसिडरेशन क्या होगा कि भाई इज देयर एनी रिगार्ड, कोर्ट वुड रिगार्ड टू द probability of reconciliation, probability of reconciliation between the husband and wife। पहले तो कोर्ट ये देखेगा कि भी कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि भी दोनों पार्टी रिकंसाइल कर सकती हैं, और सेकंड क्या होगा कोर्ट का ऑब्जेक्टिव, ये देखना कि भी अगर पार्टी का इस मैरिज से कोई चाइल्ड है तो उस चाइल्ड का इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट ऑफ एनी चाइल्ड, यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, कोर्ट भी ये सोचेगी कि भी चाइल्ड का जो है इंटरेस्ट है वो सेव होना चाहिए, देन ओनली कोर्ट अलाउज द पिटीशन टू बी फाइल्ड बिफोर 1 ईयर। ठीक है। इन दो चीज़ों को कोर्ट ध्यान में रखते हुए ही पिटीशन को 1 ईयर से पहले ग्रांट करेगी फाइल करने के लिए। कौन कौन सा, कि भी दोनों में रिकंसिलिएशन हो सकता है नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों में रिकंसिलिएशन होने की, एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इफ़ एनी फ्रॉम दिस मैरिज। ठीक है। अब देखो, अब हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे वर्ड्स हार्डशिप और हमारा डिप्रेविटी, एक्सेप्शनली इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो आपको पता है। एक्सेप्शनल हार्डशिप एंड डिप्रेविटी, देखो ये जो हार्डशिप और डिप्रेविटी वर्ड है ना, इनका जो एम्बिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, और ये कौन सा वर्ड इनको क्वालिफाई करता है, एक्सेप्शनल, दोनों के साथ एक्सेप्शनल जुड़ा हुआ है ना, एक्सेप्शनल हार्डशिप यहाँ पर लिख ही देते हैं, एक्सेप्शनल हार्डशिप एंड एक्सेप्शनल डिप्रेविटी। एक्सेप्शनल हार्डशिप किसको, पिटीशनर को, डिप्रेविटी किसके पार्ट पे, रेस्पोंडेंट के पार्ट पे। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि बियॉन्ड द ऑर्डिनरी रन ऑफ कंप्लेंट्स बिफोर complaints which come before the court, कि भाई कोर्ट के सामने जो कंप्लेंट्स आती है ना उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड हो, तभी हम मानेंगे कि भाई एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हुई है। ठीक है, ये यानी कि जो कंप्लेंट का एक नॉर्मल लेवल होता है ना उससे भी बियॉन्ड होना चाहिए ये, तभी माना जाएगा कि भाई ये हार्डशिप हुई है और ये डिप्रेविटी करी है रेस्पोंडेंट ने। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि इनका जो एम्बिट है ना बहुत ज़्यादा वाइड है। अब देखो डिप्रेविटी होने के लिए क्या होना चाहिए,
वेट, इसको डिलीट करते हैं, देखो दूसरी शीट ले लेते हैं। देखो डिप्रेविटी में क्या है, डिप्रेविटी इम्प्लाइज, डिप्रेविटी में डिपार्विटी लिख दिया मैंने, इट्स डिप्रे आर ए। डिप्रेविटी में क्या होती है, मोरल गिल्ट, यानी कि रेस्पोंडेंट कोई ऐसा मोरल गिल्ट करे जिससे कि वो एक्सेप्शनल डेप्रेविटी में फॉल हो रहा हो और पिटिशनर को क्या हो रही है, एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है। अगर मोरल गिल्ट ही नहीं होगा तो जो कंडक्ट है ना उसको भी हम ये नहीं मानेंगे कि भी डिप्रेव्ड कंडक्ट है उसका, रेस्पोंडेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इनक्योरेबल इंसेनिटी है, रेस्पोंडेंट को इनक्योरेबल इंसेनिटी है, क्या हम ये कहेंगे कि भाई ये एक्सेप्शनल डिप्रेविटी है? इनक्योरेबल उसके हाथ में तो है नहीं, रेस्पोंडेंट के हाथ में तो है नहीं कि भाई उसका इंसेन होना, और वो इंसेनिटी कैसी है, इनक्योरेबल है, तो क्या ये एक्सेप्शनल डिप्रेविटी होगी? नहीं, ये क्योंकि इसके हैंड में नहीं है ना, ये उसको जानबूझकर नहीं कर रहा, तो ये होगा एक्सेप्शनल हार्डशिप। ये ग्राउंड तो है डिवोर्स का, ठीक है, बट ये एक्सेप्शनल हार्डशिप में फॉल करेगा। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा जैसे डिवोर्स को क्या ग्राउंड है, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है। अभी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन कर लिया, लेट्स से वाइफ ने कर लिया, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन कर लिया वाइफ ने या हस्बैंड ने, कोई भी कर सकता है, सपोज करो कि वाइफ ने कर लिया, ठीक है, और क्या, अच्छा अब बताओ क्या ये एक्सेप्शनल डिप्रेविटी है? नहीं होगी। ठीक है, ये ग्राउंड तो है किस चीज़ का ग्राउंड है, ये डिवोर्स का ग्राउंड है, बट ये एक्सेप्शनल डिप्रेविटी नहीं होगी, ये क्या होगी, एक्सेप्शनल हार्डशिप होगी, किसके लिए, पिटिशनर के लिए। बट एट द सेम टाइम उसने रिलीजन तो कन्वर्ट किया ही किया। अब इस सेम किचन में जाकर शी इज ईटिंग बीफ, शी इज ईटिंग चिकन, मीन्स शी इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, शी इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन व्हेन द पेटिशनर इज अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन। ठीक है, जब वो प्योर वेजिटेरियन पर्सन है, किचन में जाके अपने लिए नॉन वेजिटेरियन फूड बना रही है और पिटिशनर को इंसिस्ट भी करे दैट यू शुड ईट, तो दिस इज द एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ एंड एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर। ये एक्सेप्शनल डिप्रेविटी में फॉल करेगा। ठीक है, अब देखो और क्या क्या हो सकता है, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो रेप हो गया, रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ये तो मैट्रिमोनियल ऑफेंस ही है। तो क्या होंगे ये भी क्या होंगे, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ही होगा, किसके पार्ट पे, रेस्पोंडेंट के पार्ट पे, और किसके टूवर्ड्स, पिटिशनर के टूवर्ड्स क्या होगी, एक्सेप्शनल हार्डशिप होगी। अच्छा, अगर रेस्पोंडेंट अडल्ट्री में रह रहा है, अडल्ट्री में रेस्पोंडेंट रह रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है, ठीक है, लेट्स से कि वाइफ है, अडल्ट्री में रह रही है और उस अडल्ट्रस रिलेशनशिप से उसको एक चाइल्ड हो जाता है, एंड शी इज़ आस्किंग हर हस्बैंड, जो उनका लीगली वेडिड हस्बैंड है, कि टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, टू मेंटेन दिस चाइल्ड एंड टू अडॉप्ट दिस चाइल्ड। एट द सेम टाइम ही इज़ डिनाइंग, बट शी इज़ इंसिस्टिंग कि नहीं ऐसा करो, तो दिस इज़ एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ एंड एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द हस्बैंड। ठीक है, अब और एक्सेप्शनल हार्डशिप के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, जो ग्राउंड है हमारा डिवोर्स लेने का, क्या कि भाई रेस्पोंडेंट ने क्या कर दिया है, संन्यास आश्रम में उसने जो है एंट्री ले ली है एंड ही हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, एक्सेप्शनल हार्डशिप होगी। ठीक है, अडल्ट्री भी एक्सेप्शनल हार्डशिप होगा, कब, किस केस में, ये तो एक्सेप्शनल डिप्रेविटी कब आ गया, व्हेन शी इज इंसिस्टिंग हर हस्बैंड टू अडॉप्ट दिस चाइल्ड, टू मेंटेन दिस चाइल्ड, टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड व्हाइल ही डजंट वांट टू डू सो। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ समवन इज इन अडल्ट्रस रिलेशनशिप and have deserted the matrimonial home, in that case will that be exceptional depravity? No, in that case that will be the exceptional hardship on the part of to the
petitioner who is husband here. ठीक है, यहाँ पर इनका exceptional depravity में नहीं आएगा. She is living in adultery and she has left the matrimonial home. This is hardship, not the depravity. But for depravity का क्या केस होगा? When she is having a child from the adulterous relationship and she is insisting her husband to maintain this child, to adopt this child, to take care of this child. ठीक है, while he doesn't want to do so. ओके समझ में आ गया. सेक्शन नंबर 14 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है. 1 ईयर का बार दिया हुआ है कि भाई 1 ईयर से पहले कोई पिटीशन फाइल नहीं होगी. उसका फिर उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है इन द प्रोविजो. क्या एक्सेप्शन है कि भी पिटीशन फाइल तो हो सकती है किन केसेस में? जब एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हो ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट एंड एक्सेप्शनल हार्डशिप हो किसको? पिटीशनर को. वो पिटीशन भी ग्रांट करने से पहले कोर्ट क्या देखेगी? रिकन्सिलिएशन की प्रोबेबिलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड. ठीक है, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी एंड हार्डशिप क्या होते हैं? दैट आई हैव टोल्ड यू. अब देखो, अब ये सेक्शन जो है हमारा किस पे एप्लीकेबल होता है? हिंदूज पे एप्लीकेबल होता है. क्या ये मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट पर एप्लीकेबल होगा? शेड्यूल ट्राइब पर होगा? नहीं. जो हमारे शेड्यूल ट्राइब दिए हुए हैं आर्टिकल 366 क्लोज 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल ट्राइब दिए हुए हैं उन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, बट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस सेक्शन विल अप्लाई इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, अदरवाइज डायरेक्ट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देती है कि भाई ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन इन पे भी, देन इट विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, अगर पार्टीज़ ने म्यूचुअली मिलके पिटीशन फाइल करी है डिवोर्स की, ठीक है, विद बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर का जो उनका फेयर ट्रायल पीरियड था वो उन्होंने मैरिज को नहीं दिया. फेयर ट्रायल का जो पीरियड था वो मैरिज को नहीं दिया और उन्होंने बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलमेंट विद इन 1 ईयर पिटीशन फाइल कर दी है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी? इस केस में कोर्ट क्या करती है? देखो, अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है तो क्या करेगी कोर्ट कि भाई उस डिक्री का इफेक्ट तभी वो इफेक्ट में आएगी डिक्री जब 1 ईयर का पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. या फिर दूसरा क्या कर सकती है कोर्ट? उनकी पिटीशन विल बी डिसमिस, उनकी पिटीशन को ही डिसमिस कर देगी. पर उन्हें क्या राइट क्या देगी? उन्हें पिटीशन तो डिसमिस कर देगी बट विदाउट प्रीजुडिस टू प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन ऑन द सेम और सब्सटेंशियली द सेम फैक्ट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है. अगर डिक्री पास हो गई है, ठीक है, अगर डिक्री पास हो गई है और कोर्ट को पता चलता है कि भाई पार्टीज ने बाय मिस रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स और बाय कंसीलमेंट पिटीशन को फाइल करने की परमिशन ले ली है बिफोर 1 ईयर. ठीक है. तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी कि भाई उस डिक्री का इफेक्ट क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर ही होगा. फ्रॉम 1 ईयर कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज. ये याद रखना है कि 1 ईयर कहाँ से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज होगा. ठीक है. तो आफ्टर 1 ईयर ही वो डिक्री का इफेक्ट होगा, डिक्री इफेक्ट में आएगी. या फिर अगर पिटीशन अभी चल ही रही है एंड मीनवाइल कोर्ट हैज़ कम टू नो कि भी पार्टीज दे हैव कंसील्ड द फैक्ट्स और बाय मिसप्रेजेंटिंग द फैक्ट दे हैव टेकन द परमिशन ऑफ द कोर्ट, द कोर्ट विल डिसमिस देयर पिटीशन बट कोर्ट विल ग्रांट देम द राइट टू फाइल द अनदर पिटीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है. ऑन द सेम फैक्ट्स एंड सब्सटेंशियली द सेम फैक्ट्स पर ही आफ्टर 1 ईयर के पीरियड पे वो फाइल कर सकती है. क्योंकि ये फेयर ट्रायल का पीरियड जो दिया हुआ है ना 1 ईयर में, देखो जब पार्टीज इकट्ठी रहती है ना, मान लो एक टाइम पर ऐसा है कि वो बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते बट रिलेशनशिप चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आज ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी तो उनके इमोशन एक दूसरे के लिए क्रिएट होंगे ही. जब 2 पर्सन एक रूफ के अंडर रहते हैं ना तो उनमें इमोशन बिल्ड हो ही जाता है. ठीक है. ऐसा ओपिनियन भी है और ऐसा माना भी गया है और उसको एक सेफ गार्ड भी दिया हुआ है. मैरिज बनी रहे उसको एक सेफ गार्ड भी दिया हुआ है बाय गिविंग द फेयर ट्रायल रूल टू द मैरिज. ठीक है. अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 15. सेक्शन नंबर 15 का क्या होता है? बार टू, ये क्या कहता है? बार टू रीमैरिज
ये तो बहुत इजी सेक्शन है, कुछ खास नहीं है इसमें। रीमैरिज आफ्टर डिवोर्स, देखो डिवोर्स की पिटीशन फाइल हुई, ये किसी ये दोनों ये सेक्शन के लिए म्यूचुअली भी फाइल करिए तब भी, और अगर एक पार्टी ने करी है तब भी। तो जैसे मान लो आज 21 है ना, 21/11/2025, आज डिवोर्स ग्रांट हो गया पार्टीज़ को, डिवोर्स की डिक्री आ गई आज के दिन। क्या ये कल या फिर आज ही मैरिज कर सकती है कोई भी पार्टी? द आंसर इज नो। उन्हें वेट करना पड़ेगा, पार्टीज हैव टू वेट। कितना पीरियड? जो अपील का पीरियड, देखो ऐसा हो सकता है एक पार्टी सेटिस्फाई है डिवोर्स की डिक्री से बट दूसरी पार्टी नहीं है, तो वो अपील तो करेगी ना, उसको अपील का तो राइट है ही, अपील में जा सकती है वो पार्टी। अगर अपील का राइट पार्टी को दिया हुआ है तो कब तक मैरिज नहीं कर सकती दूसरी पार्टी? जब तक कि वो अपील का पीरियड है, वो अपील का जो पीरियड है वो लैप्स ना हो जाए। ठीक है, अपील का पीरियड लैप्स हो गया, बट अपील का पीरियड लैप्स होने के बाद कोई अपील फाइल नहीं करी दूसरी पार्टी ने, ठीक है, उसको इतना तो वेट करना ही पड़ेगा कि भाई अपील का पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा अभी तो पार्टी ने कोई अपील नहीं करी, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो पीरियड था अपील का, मान लो 3 मंथ्स है, ठीक है, उसमें पार्टी ने अपील कर दी, ठीक है, तो अब तो भाई अपील कर दी उसने, क्या अब हम मैरिज कर सकते हैं? नहीं, आपने वेट करना है इस अपील के डिसाइड हो जाने का। जब तक ये डिसाइड नहीं होती, मान लो ये डिसमिस हो जाएगी, तब आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये डिसमिस मतलब कि आपको इसका ये डिसमिस कब होगी? मेरिट्स पे तो डिसमिस होगी, ये थोड़े है कि आज अपील फाइल कर दी और कल को उसका रिजल्ट आ गया कि भाई डिसमिस हो गई या अलाउ होगी। नहीं, आपने क्या करना है, इस ये जब तक डिसाइड नहीं हो जाती है अपील, यू हैव टू वेट फॉर दैट पीरियड। ठीक है, और एक और किस केस में पार्टी मैरिज कर सकती है कि भाई अपील का राइट ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 3 केसेस में पार्टीज डिवोर्स के बाद मैरिज कर सकती है। कौन कौन से हैं वो? या तो नो अपील फाइल्ड, नो अपील फाइल्ड कितने पीरियड में? जो पीरियड दिया हुआ है अपील का उस पीरियड में। ठीक है, या फिर नो अपील लाइज, कि भाई अपील ही लाई नहीं करती है इस डिक्री से, इन दैट केस यू कैन मैरी इमीडिएटली। ठीक है, या फिर यू हैव टू वेट अप टू द पीरियड ऑफ किस चीज़ का पीरियड? कि भी अपील को डिसाइड होने दो, जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक यू हैव टू वेट। इन 3 केसेस यू कैन नॉट मैरी इमीडिएटली। ये आपको जो है सेक्शन नंबर 15 के इंग्रेडिएंट है कि भाई पार्टीज कब मैरी नहीं कर सकती, कि भाई जब अपील का पीरियड जो दिया गया है उसे लैप्स हो जाने दो, और कोई अपील अगर नहीं हुई है तब मैरिज कर सकती है। अपील का पीरियड जो है ख़त्म हो गया है ना, ख़त्म हो जाने के बाद तो मैरिज कर सकती है, कब? जब अपील फाइल नहीं हुई है, या फिर अपील का राइट ही नहीं मिला है पार्टी को, तो अपील करेगी कैसे? तब मैरिज कर सकते हैं, या फिर अपील के डिसाइड हो जाने के बाद। ठीक है, इन केसेस में। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कहाँ से पढ़ते हैं? अब हम इसको अपने एक्ट से पढ़ते हैं। देखो सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है? नो पिटीशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। आई थिंक मुझे लगता है ये समझ आ ही गया होगा आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं। Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of marriage by a decree of divorce unless at the date of presentation of petition 1 year has elapsed since the date of marriage। 1 ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन जब कोर्ट में लगी है किस चीज़ की, मेड टू इट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने ऐसे रूल्स बनाए हैं तभी एप्लीकेशन लगानी है, वरना तो एप्लीकेशन भी नहीं लगेगी। अगर एप्लीकेशन के लिए कुछ रूल्स हाई कोर्ट ने फ्रेम करे हैं, बनाए हैं, देन यू हैव टू मीट द कंडीशन ऑफ दोज रूल्स बिफोर फाइलिंग दैट एप्लीकेशन। ओके, अलाउ अ पिटीशन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर 1 ईयर हैज़ इलैप्स्ड। बिफोर 1 ईयर भी पिटीशन फाइल हो सकती है सिंस द डेट ऑफ मैरिज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ईयर कहाँ से? डेट ऑफ मैरिज से। ऑन द ग्राउंड दैट द केस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल हार्डशिप, किसको? टू द पिटिशनर, और ऑफ एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, किसके पार्ट पे? ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट। But if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any क्या misrepresentation or concealment of the nature of the case,
द कोर्ट में इफ इट प्रोनाउंसेस अ डिक्री डू सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या कंडीशन, डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after expiration of the said period of 1 year upon the same or substantially the same facts as those alleged in support of petition so dismissed. ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अब इसका सेकंड पढ़ते हैं, सब सेक्शन क्या कह रहा है. सेकंड में क्या कहता है ये, इन डिस्पोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन for leave to present a petition for divorce before expiration of 1 year from the date of marriage, court क्या regard करेगा, court shall have regard to the interest of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of reconciliation between the parties before the expiration of said period of 1 year. समझ आ गया, ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, इसमें कुछ है ही नहीं, इस 14 सेक्शन में और 15 में कुछ है ही नहीं, जो एक्ट में दिया हुआ है आपको वही करना है. जो एक्सप्लेनेटरी जो वर्ड्स रहेंगे आपके वो एक्सेप्शनल डिप्रेविटी और एक्सेप्शनल हार्डशिप रहेगा, बाकी आपका एज इट इज़ ही आप अपने लैंग्वेज में सेंटेंसेस फ्रेम करके लिख सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, बस आपका क्या है, सेक्शन नंबर करेक्ट होना चाहिए, राइट. अब आता है सेक्शन नंबर 15. ये क्या कहता है, डिवोर्स्ड पर्सन मैन में मैरी अगेन कब कर सकते हैं, व्हेन ए मैरिज हैज़ बिन डिसॉल्व्ड बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स एंड आइदर देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील, अपील ही नहीं है, अपील हो ही नहीं सकती उस डिक्री से, ठीक है. इफ़ देयर इज सच ए राइट ऑफ अपील द टाइम फॉर अपीलिंग हैज़ एक्सपायर्ड, अपील का पीरियड एक्सपायर हो गया बट उसने अपील करी ही नहीं है, या फिर अपील अगर करी है बट वो क्या हो गई है, डिसाइड हो गई है. डिसीजन क्या आया भाई, अपील डिसमिस, हम आपका जो है आपको डिवोर्स देते ही हैं, हम इसकी डिवोर्स की डिक्री को जो है रिवर्ट नहीं कर रहे, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर आइदर पार्टी टू द मैरिज टू मैरी अगेन. इस केस में पार्टीज दोबारा से मैरिज कर सकती हैं. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर.